हेलो बच्चों। लास्ट टाइम की वीडियोस में आप लोगों ने फिनॉल्स के प्रिपरेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। फिनॉल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। आज की वीडियो में हम लोग उसमें से और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ के रखा है अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द फिनॉल। फिनॉल की एसिडिटी के बारे में आपने पढ़ा था एंड फिनॉल की एसिडिटी किस फैक्टर्स के कारण कम होती है, किस फैक्टर्स के कारण बढ़ती है, ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल के ऐसे रिएक्शंस ड्यू टू OH बॉन्ड। फिनॉल में इस बॉन्ड के कारण होने वाली रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो अब इसमें कई सारे रिएक्शंस हैं। इसमें पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड। नाउ फेरिक क्लोराइड की अगर हम लोग बात करें तो इट इज FeCl3 एंड ये जो रिएक्शन है ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है फिनॉल को डिटेक्ट करने का। सारे के सारे फिनॉल ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं एंड जब भी किसी फिनॉल को हम लोग फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें वॉयलेट कलरेशन वहां पर मिलता है। अब ये वॉयलेट कलरेशन क्यों आता है जरा देखो। फिनॉल की अगर बात करें तो वी कैन राइट C6H5OH एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन तो ड्यूरिंग दैट रिएक्शन हमें एक कंपाउंड मिलता है जो कि कुछ ऐसा होता है। ये जो कंपाउंड होता है इस कंपाउंड का नाम होता है फेरिक फिन ऑक्साइड एंड फेरिक फिन ऑक्साइड जो होता है ये होता है वॉयलेट कलर का। इसीलिए किसी भी फिनॉल का अगर हम लोग टेस्ट करें तो ये आप लोगों को वॉयलेट कलरेशन देते हैं। इसमें दूसरी रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज ईथर फॉर्मेशन। ना ईथर फॉर्मेशन को अगर हम ठीक से देखें तो ये जो रिएक्शन है ये हमारी पढ़ के रखी है, दैट इज विलियमसन्स सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो सोडियम अल्कोक्साइड्स या फिर अराइल ऑक्साइड्स होते हैं उनका रिएक्शन अगर अल्काइल हलाइड्स के साथ करे तो आप लोगों को ईथर्स मिलते हैं। Similarly, this reaction cannot given directly by phenol, but it can given by sodium phenoxide and phenol को हम sodium phenoxide में एकदम easily convert कर सकते हैं। कैसे? अगर आप लोग फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल ये कंपाउंड हो गया एंड वी नो दैट कि फिनॉल तो एसिडिक है। अगर हम लोगों ने फिनॉल का रिएक्शन लगा दिया विथ NaOH अल्कली, एसिड एंड अल्कली, लॉस होगा वाटर का, यू विल गेट अ सॉल्ट एंड दैट सॉल्ट इज नथिंग बट द सोडियम फिन ऑक्साइड। ना ये जो सोडियम फिन ऑक्साइड है इसे अगर आप लोग अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हो, फॉर एग्जांपल चलो मैं एक रिएक्शन लगा देता हूं मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों को मिलेगा ईथर, ये एरोमेटिक ईथर मिलेगा। यहां से रिलीज हो गया सोडियम आयोडाइड। इस कंपाउंड का एक और हम लोग नाम देते हैं दैट इज एनिसॉल। सो विलियमसन सिंथेसिस में आपने ये एग्जांपल पढ़ के रखा ही होगा। नाउ इसके बाद हम लोग चलते हैं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ, दैट इज ईस्टर फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फिनॉल के केस में, ईस्टर फॉर्मेशन। इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेंगे, कहेगा कि ये रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, या फिर नॉर्मल जैसा क्वेश्चन हम पूछते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नाउ ईस्टर कैसे बनेगा, तो ईस्टर फॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं सोडियम फिनॉक्साइड एंड वी नो दैट अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सोडियम फिनॉक्साइड कैसे मिलता है फ्रॉम फिनॉल। जब आप लोग फिनॉल का रिएक्शन लगाते हो विथ NaOH, एक्वस NaOH, तो इन दैट केस हमें मिलता है सॉल्ट, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। एंड ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसका रिएक्शन अगर आप लोग एसिड हलाइड्स के साथ करते हैं, एरोमेटिक एसिड लीजिए, एलिफेटिक एसिड लीजिए, उसके हलाइड्स के साथ रिएक्शन करिए, या फिर आप रिएक्शन लगाते हो एसिड के अनहाइड्राइड्स के साथ, तब भी आप लोगों को ईस्टर मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो,
अगर मैं इसका रिएक्शन लगाता हूं एसिड क्लोराइड के साथ, फॉर एग्जांपल CH3COCH3, दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज एसिटिल क्लोराइड। इससे आप एसिटिल क्लोराइड करते हो। तो ड्यूरिंग दैट केस अगर मैंने इस NaCl को निकाल दिया तो आने वाला जो प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है कुछ ऐसे, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फिनिल एसीटेट। क्यों? क्योंकि इसका पेरेंट एसिड कौन आएगा? एसिटिक एसिड, यहां से रिलीज हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। देन उसके बाद अगर हम लोग इसे देखें, ये कंपाउंड लिया मैंने, दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि बेंजोइक एसिड का ये क्लोराइड है। तो इस केस में सोचिए तो जरा, क्या हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलना चाहिए? यहां पर आएगा C6H5, जिसे आप लोग कहेंगे फिनिल बेंजोएट। दिस इज कॉल्ड एज फिनिल बेंजोएट। यहां से भी रिलीज हो गया NaCl, एंड सेम प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन विद एसिटिक ऑनहाइड्राइड। ये लीजिए एसिटिक ऑनहाइड्राइड हुआ। नाउ ड्यूरिंग दिस केस अगर मैंने यहां सोडियम की जगह एसिटिल ग्रुप लगा दिया तो आप लोगों के सामने तो प्रोडक्ट ये आएगा जिसका नाम आपने पहले देखा है, फिनिल एसीटेट है। यहां से अब बाहर चला जाएगा CH3COONA, दैट इज सोडियम एसीटेट। अब यहां पर देखो, हमने फिनॉल के रिएक्शंस कौन सी कैरी आउट की? क्या ये एसिटिलेशन नहीं है? हमने हाइड्रोजन की जगह बनाना चाहिए O पर हाइड्रोजन की जगह कौन सा ग्रुप ला कर दिया? एसिटिल, दैट्स व्हाई इट इज एसिटिलेशन। यहां पर कौन सा ग्रुप ला के दिया? बेंजोइल ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेंजोइलेशन। एंड फिनॉल का जो बेंजोइलेशन होता है, ये जो रिएक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है, इसका नाम होता है स्कॉटन-बॉमन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? स्कॉटन-बॉमन रिएक्शन। रिएक्शन दी रहेगी कंप्लीट, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको कहेगा कि आइडेंटिफाई करके दीजिए कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो दिस इज स्कॉटन-बॉमन रिएक्शन। नाउ इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिला, इसके कारण हमें एक और रिएक्शन मिलती है, इसे हम लोग कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है? तो ये जो फिनाइल ईस्टर्स हमें प्रोडक्ट में मिले हैं, इन फिनाइल ईस्टर्स का रीअरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस कंपाउंड has a name phenyl acetate. This is phenyl acetate. Now we can say that कि phenyl acetate ये भी तो है ये है phenyl acetate. Now phenyl acetate को अगर आप ट्रीट करते हो विथ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ड्यूरिंग दैट केस इसका होता है रीअरेंजमेंट। ये फिनाइल ईस्टर्स रीअरेंज होते हैं। अब रीअरेंज होते समय क्या होता है? हाइड्रोजन माइग्रेट होता है एसिटिल ग्रुप की जगह, और एसिटिल ग्रुप माइग्रेट होता है हाइड्रोजन की जगह। मतलब ये कि अगर मैंने कहा कि मैं ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन निकाल देता हूं, तो यहां पर आ गया OH और यहां पर लग गया एसिटिल ग्रुप, देखिए। एंड पैरा पोजीशन का अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो पैरा पोजीशन का अगर हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा? अब ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली ये एसिटोफिनॉन बन गया, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू OH ग्रुप। तो ये हो गया एसिटोफिनॉन, ये ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी, ये पैरा पे हाइड्रोक्सी, दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और यू कैन से 2 हाइड्रोक्सी, दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, एंड दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। तो ये है ईस्टर फॉर्मेशन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। देन नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोगों को चलना है। दैट इज नंबर 4, रिएक्शन विथ PCl5। अब ये रिएक्शन आप लोगों ने अल्कोहल में पढ़ा है। ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स जो होते हैं उनका रिएक्शन जब हम PCl5 के साथ करते हैं तो उनके अंदर का OH निकलता है और उसकी जगह पे चला जाता है क्लोरीन। सेम केस में अगर हम यही रिएक्शन फिनॉल के साथ अप्लाई करके देखें, फिनॉल,
देखिए ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड तो है क्योंकि ये है OH ग्रुप, एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद PCl5 दैट इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ड्यूरिंग दैट केस OH ग्रुप इज गेट रिप्लेस्ड, OH ग्रुप निकल जाता है और उसकी जगह पर आ जाएगा क्लोरीन। बाय प्रोडक्ट्स में आपको मिलता है POCl3 जिसका नाम होता है फॉस्फोरिल क्लोराइड। दिस इज फॉस्फोरिल क्लोराइड। यहां पर एक और रिएक्शन हम लोग समझते हैं दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन बाय जिंक डस्ट, जो कि आप लोगों ने पढ़ के रखी है 11 के हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के अंदर। जब आप लोग फिनॉल का रिडक्शन लगाते हो, फिनॉल ये है कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ जिंक डस्ट, तो जिंक डस्ट के साथ जब आप लोग इसका रिडक्शन लगाते हो, जिंक इज अ मेटल एंड ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ रिडक्शन मींस व्हाट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नॉट कंपल्सरी केस दोनों के दोनों काम एक साथ हो। यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिंक इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, ZnO बन जाता है, एंड जरा सोचिए आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये ऐसा बनेगा, दैट इज बेंजीन। देन एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं दैट इज रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन देखे तो दिस रिएक्शन हैज अ स्पेशल नेम, इट इज कॉल्ड एज बुचरर रिएक्शन। इट इज अ बुचरर रिएक्शन। ड्यूरिंग दैट केस क्या होता है, जब आप लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन लगाते हो फिनॉल का, तो अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इन दैट केस एक्चुअली इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन होता है। इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन मींस व्हाट? रिमूवल ऑफ वाटर, एंड इंटरमोलिकुलर मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ये देखिए एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, अगर आप लोग डिहाइड्रेशन करा लोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि OH ग्रुप फ्रॉम द फिनॉल is get replaced by amino group and the product will be called as aniline। ये रिएक्शन हम लोग दे सकते हैं। नाउ ये तो रिएक्शंस हो गई ऐसे जिसमें OH ये इन्वॉल्व हुआ, कुछ रिएक्शन में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड टूटा और कुछ में तो OH ही निकल गया। नाउ हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो दिस इज द रिएक्शन विच इज शोन ड्यू टू द बेंजीन रिंग, बेंजीन की रिंग के कारण। एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मींस क्या होता है, जब रिंग के अंदर का हाइड्रोजन ये रिप्लेस होता है बाय अनदर इलेक्ट्रोफाइल, that reaction is called as electrophilic substitution। now अगर हम लोग फिनॉल की बात करें तो फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन कौन से पोजीशन पे देगा ये भी तो सोचना है। अगर आप लोग फिनॉल की तरफ ध्यान दें तो फिनॉल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए ये है फिनॉल एंड वी नो दैट OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जिसके कारण ये पॉजिटिव रेजोनेंस देता है। तो जब ये पॉजिटिव रेजोनेंस देता है, हमने एसिडिक कैरेक्टर में भी ये रेजोनेंस का फिनोमेना पढ़ा है, तो ड्यूरिंग दैट केस वी नो दैट ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे जाएगी इलेक्ट्रॉन की पेयर, एंड देन आफ्टर आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्रोडक्ट जो मिलेगा ये प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा। इसे अब मैं ऐसे शो कर रहा हूं, एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ द बेस। क्यों? क्योंकि बेस क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन निकाल लेगा, आपके पास फिनॉक्साइड का आयन बचेगा, एंड फिनॉक्साइड आयन फिर रिंग को और भी अच्छे से एक्टिवेट करेगा। अब देखो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, ये फिर से रेजोनेंस का फिनोमिना देता रहेगा, एंड यू विल ऑब्जर्व कि अब जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। देन फिर से आगे इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर करा दीजिए, यू विल ऑब्जर्व कि आपके सामने ऐसा प्रोडक्ट आएगा, एंड एक स्टेप फिर से अगर चले जाते हैं तो प्रोडक्ट मिलेगा पहला वाला, लेकिन उसका अपोजिट कुछ ऐसे। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तरफ ध्यान दीजिए। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है इसमें हम लोगों ने एक चीज को समझा
कि OH ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ देगा, ठीक है, लेकिन जब वो रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कौन से पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आया? सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे बढ़ी। अब ऑर्थो एंड पैरा पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो यू कैन ऑब्जर्व कि OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप हो गया। अब इसका मतलब ये कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोग कैरी आउट करेंगे वो दो टाइप के प्रोडक्ट देंगे, एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और दूसरा क्या होना चाहिए? पैरा सब्स्टिट्यूटेड। देखते हैं इसके कई सारे एग्जाम्पल। इसमें पहला जो एग्जाम्पल हम लोग देते हैं वो देते हैं नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन की बात करें तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, देखो यहाँ इसका मैकेनिज्म आपने पढ़ के रखा है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के साथ कैसे उसी कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है एंड आखिरी में कैसे हाइड्रोजन निकल जाता है। नाइट्रेशन के केस में क्या होता है? हाइड्रोजन की जगह पे नाइट्रो ग्रुप आएगा एंड नाइट्रो ग्रुप कहां से हम लोग लाते हैं? दैट इज फ्रॉम नाइट्रिक एसिड एंड वो होता है ये वाला ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोनियम आयन। मीन्स इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल अगर हम देखें तो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? नाइट्रोनियम आयन है। नाउ कैसे होता है? देखिए नाइट्रेशन दो टाइप से हम लोग कैरी आउट करते हैं फिनॉल का। पहला बाय यूजिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हम लोग अगर रिएक्शन करते हैं तो फिनॉल, फिनॉल को जब आप लोग ट्रीट करते हो फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, देखो HONO2 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट रूम टेम्परेचर, तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों को ऑर्थो प्लस पैरा ऐसे दो टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है या फिर यहां से। तो इन दैट केस एक जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कुछ ऐसा एंड दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा ये प्रोडक्ट रहेगा कुछ ऐसा। देखिए दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड दूसरा जो होता है ये होगा पैरानाइट्रोफिनॉल। इसके ऊपर भी मजेदार क्वेश्चन आता है कि ये जो कंपाउंड है दिस कंपाउंड इज मोर वोलेटाइल एंड दिस कंपाउंड इज लेस वोलेटाइल। लेस वोलेटाइल मतलब क्या? इसका दूसरे तरीके से क्वेश्चन, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट है हाई, तो व्हाई? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि ये दोनों बन तो गए, ये दोनों बन तो गए, इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे? तो इन दोनों को हम लोग सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा आप इसे सेपरेट करते हो। देखो इस रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखना है तो इसे आप लोग इस तरीके से बैलेंस फॉर्म में लिखकर दिखा सकते हो फॉर योर स्टेट बोर्ड एग्जाम। अब ये क्यों हुआ? देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है एंड पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके देता हूँ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये जो कंपाउंड है ये एक्चुअल में दिखता कैसे? देखिए ये हो गया फिनॉल एंड ऑर्थो पोजीशन पे मैं लगा देता हूँ नाइट्रो ग्रुप, ये लीजिए है, ये ऐसा है, होता है नाइट्रो ग्रुप। ड्यूरिंग दैट केस ये पोलर बॉन्ड है, ये है पोलर। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन डेवलप हुआ जिसके कारण इसे हम लोग नाम देंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो क्या हुआ? एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा, बल्कि एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अलग है, दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अलग है। इन द बल्क ऑफ द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सारे मॉलिक्यूल अलग अलग है। तो ऐसे केस में जब आप उसे बॉईल करने की कोशिश करोगे तो इट विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ द हीट टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर। बट इन केस ऑफ द पैरानाइट्रोफिनॉल ऐसा नहीं होता। अगर आप पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं तो जरा देखो, पैरानाइट्रोफिनॉल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, यह है पैरानाइट्रोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल फिनॉल का पैरानाइट्रोफिनॉल का मैं यहां पे रख देता हूं, ये लीजिए। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी? इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब यहां पर बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में क्या हो गए? एसोसिएट हो गए, जिसके कारण इसे तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी एंड देयरफॉर पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या आपको मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है।
सो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेशन ऑफ द फिनॉल, ये हम लोगों ने पढ़ा। फिनॉल का नाइट्रेशन हम एक और तरीके से कैरी आउट कर सकते हैं, दैट इज बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब नाइट्रेटिंग मिक्सचर की अगर हम लोग बात करें तो वी नो दैट कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो होता है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप लोग फिनॉल को हीट करते हो विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर, दैट इज मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ड्यूरिंग दैट केस यहां पर देखिए एसिड मिक्सचर कॉन्सेंट्रेटेड है एंड ये सल्फ्यूरिक एसिड इसमें से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है, ऐसा हमने नाइट्रेशन के मैकेनिज्म में पढ़ के रखा है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स बनेंगे और रिंग कहां कहां पे एक्टिवेट हुई थी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन कितने, 2 एंड पैरा पोजीशन 1। जितने भी जगह पे रिंग एक्टिवेट हो गई उन सारी जगह पे रिप्लेसमेंट होगा एंड आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट आएगा ये प्रोडक्ट ऐसा आएगा एंड दिस प्रोडक्ट दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, it is also called as picric acid. This is called as what? Picric acid. तो ये है नाइट्रेशन। देन उसके बाद सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं, दैट इज हैलोजिनेशन। एंड हैलोजिनेशन में हम लोग कैरी आउट कराते हैं फिनॉल का ब्रोमिनेशन। ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, दैट इज ब्रोमोनियम आयन। ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ब्रोमोनियम आयन। नाउ ब्रोमिनेशन फिनॉल का ये भी 2 तरीके से होता है। कैसे, अगर आप लोगों ने फिनॉल का ब्रोमिनेशन कैरी आउट किया बाय यूजिंग लिक्विड ब्रोमीन, डायरेक्ट ब्रोमीन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, यू कैन ऑल्सो यूज कार्बन टेट्राक्लोराइड और यू कैन ऑल्सो यूज क्लोरोफॉर्म ऑल्सो, जो कि लेस पोलर है। तो इन दैट केस आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड एक प्रोडक्ट जो मिलता है ये मिलता है पैराब्रोमोफिनॉल। पैराब्रोमोफिनॉल रिएक्शन को अगर बैलेंस करके देखें तो ये कुछ ऐसा होगा। ज्यादा काम का टॉपिक है नहीं ये बैलेंसिंग का, स्टेट बोर्ड में है जरूरी। फिनॉल का ब्रोमिनेशन हम एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने फिनॉल का ब्रोमिनेशन कैरी आउट करना चाहा बाय यूजिंग ब्रोमीन वाटर, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन, इसे हम लोग ब्रोमीन वाटर भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये देखिए पोलर है, तो इन दैट केस इलेक्ट्रोफाइल्स ज्यादा डेवलप होंगे एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा डेवलप हो गए तो सारे के सारे एक्टिवेटेड पोजीशन के ऊपर अटैक कर देगा। तो इन दैट केस ऑर्थो एंड पैरा, इन तीनों जगह से अगर आप लोगों ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा के ब्रोमीन को लगा दिया तो यू विल गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इस रिएक्शन को हम ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, दिस इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज सल्फोनेशन। एंड सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल अगर देखें तो क्या होता है, SO3। माना कि सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट बनता है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3 होता है, पड़ा हुआ है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म में। अब यहां पर जो रिएक्शंस है ये 2 टाइप से होती है। जब आप लोग फिनॉल का रिएक्शन कैरी आउट करते हो विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देखो सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर, दैट इज अ टेम्परेचर अप टू 298 केल्विन, तो इन दैट केस आप लोगों को प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट मिलता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मींस ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन गया, उसकी जगह पर सल्फोनिक एसिड का ग्रुप आया। इसे हम लोग एक और नाम देते हैं ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड,
या फिर IUPAC रूल के हिसाब से अगर जाओगे तो क्या होगा इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि SO3H की प्रायोरिटी OH से काफी ज्यादा है. बट दिस रिएक्शन इफ कैरिड आउट एट हायर टेम्परेचर, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जांपल 373 केल्विन, तो ड्यूरिंग दैट केस आप लोगों को जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है ये मिलता है ऐसा. ऑब्वियसली इसका नाम क्या रखोगे, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड. तो ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग और पढ़ते हैं, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन. अब फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन कितने होते हैं, 2. एक तो अल्काइलेशन एंड दूसरा कौन सा होता है, असाइलेशन. तो पहले अल्काइलेशन देखिए, फिनॉल का अल्काइलेशन पॉसिबल है, होता है. अगर हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन अप्लाई करते हैं तो अल्काइलेशन में हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल हलाइड्स के साथ रिएक्शन कैरी आउट करते हैं. से फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूं मिथाइल क्लोराइड एंड फ्रीडल क्राफ्ट्स. जैसे ही नाम आएगा लेविस एसिड की जरूरत पड़ती है. हम लोग कॉमनली कौन सा एसिड यूज करते हैं, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो ड्यूरिंग दिस केस ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन अगर होगा तो सोचिए एक प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा जिसे आप लोग कहेंगे ऑर्थो मिथाइल फिनॉल. दिस इज ऑर्थो मिथाइल फिनॉल. तो ऑब्वियसली दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पैरा मिथाइल फिनॉल. याद करिए इसे आप लोग कहते हो क्रेसॉल ऑल्सो. से हम लोग क्रेसॉल कहते हैं, ऑर्थोक्रेसॉल एंड पैराक्रेसॉल. एंड मैंने आपको एक चीज बताई थी, पैराक्रेसॉल कहां पे यूज होता है, लाइजॉल बनाने के लिए. सैनिटाइजेशन का जमाना है. दूसरी रिएक्शन हम लोग कैरी आउट करते हैं असाइलेशन. एंड वी नो दैट असाइलेशन में हम लोग कैरी आउट क्या करते हैं, मेनली एसिटिलेशन. फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन. देखो अल्काइलेशन में क्या किया, हाइड्रोजन को निकालकर अल्काइल ग्रुप लगा दिया. एसिटिलेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह पे क्या आएगा, एसिटिल ग्रुप. तो जब फिनॉल, ये है फिनॉल, जब फिनॉल का रिएक्शन हम एसिटिल क्लोराइड के साथ करते हैं, एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इन दैट केस you will get ortho substituted and para substituted product. Ortho and para substituted product, and this product is hydroxyacetophenone. यहां से रिलीज हो जाएगा HCl, बैलेंस फॉर्म में ऐसी रिएक्शन होगी. ठीक है. नाउ दिस इज acetophenone and this is hydroxy at the second position, this is at fourth position. You can say 2-hydroxyacetophenone. इस तरीके से ये रिएक्शन हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं. अब इसके बाद फिनॉल की बहुत ही स्पेशल रिएक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि एंट्रेंस में काफी बार पूछे जा चुके हैं. हम लोग चलते हैं कोलबेज रिएक्शन. दैट इज कोलबेज रिएक्शन. कोलबेज रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है. अब ये रिएक्शन है क्या, एक्चुअली होती कैसी है, देखो. अगर फिनॉल, या फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन जब हम लोग कैरी आउट करते हैं विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्कलाइन मीडियम फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये कंप्लीट रिएक्शन का सेटअप है. तो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है सैलिसिलिक एसिड. बट हाउ, फिनॉल सबसे पहले रिएक्शन देता है विथ अल्कली. जब अल्कली के साथ रिएक्शन देता है तो वी नो दैट कि आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइड. यहां पर देखिए मैं हाइड्रोजन को ऐसे रखता हूं. ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसका रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. देखो कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल है लेकिन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट. ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है. तो ये इलेक्ट्रोफाइल का जब काम करता है तो इन दैट केस आप लोगों को प्रोडक्ट मिलता है ऐसे. एंड यहां पर है ONA
इसका अगर आपने एसिडिफिकेशन कैरी आउट कर दिया तो आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसे। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। और ये जो प्रोडक्ट बना सैलिसिलिक एसिड, दिस सैलिसिलिक एसिड शोज मच मोर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ द व्यू। अगर आप लोग इसका रिएक्शन कैरी आउट करते हो विद फिनॉल, दैट इज C6H5OH, तो फिनॉल की रिएक्शन अगर आप लोग कैरी आउट करते हैं तो इन दैट केस आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, जरा उसके बारे में भी सोचते हैं। इन दैट केस आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा COOC6H5। देखिए, क्योंकि स्टरीफिकेशन होगा एसिडिक ग्रुप एंड OH ग्रुप होगा, स्टरीफिकेशन होगा। इसे हम लोग कहते हैं फिनाइल सैलिसिलेट, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड है, दैट इज फिनाइल सैलिसिलेट। ये जो फिनाइल सैलिसिलेट है इसे हम लोग यूज करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक अंडर द ट्रेड नेम सैलॉल। यह है सैलॉल। सिमिलरली अगर आप लोगों ने ये रिएक्शन कैरी आउट कर दी विद मिथानॉल, मिथानॉल के साथ अगर आप लोगों ने इस रिएक्शन को कैरी आउट कर दिया तो इन दैट केस आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो तो कुछ ऐसा दिखेगा, COOCH3। इसे हम लोग क्या नाम देंगे, तो ऑब्वियसली मिथाइल सैलिसिलेट। दिस इज मिथाइल सैलिसिलेट एंड मिथाइल सैलिसिलेट इज प्रेजेंट इन ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अब ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन क्या होता है, इससे अच्छा है कि ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये याद रखो। आयोडेक्स का स्मेल लेके देखो, आयोडेक्स का जो स्मेल होता है वो इनके कारण होता है, मिथाइल सैलिसिलेट के कारण। नाउ ये दोनों स्टरीफिकेशन की रिएक्शंस है। सोचो जरा, मैंने अगर इसकी रिएक्शन कैरी आउट करा दी विथ एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक ऑनहाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पे एसिटिलेशन होगा। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो एसिटिलेशन इसका नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं, किसका, OH ग्रुप का। तो OH ग्रुप का अगर एसिटिलेशन कैरी आउट करोगे तो ये तो यहां पर बच गया एंड COCH3। देखिए सैलिसिलिक एसिड, लेकिन कैसा, सेकंड पे क्या लग गया, एसिटिल ग्रुप। इसे आप लोग एसिटिल सैलिसिलिक एसिड कह सकते हो, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसे एक और नाम दिया जाता है IUPAC 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड and very common name is aspirin, that is a drug which is consumed in the world in a huge quantity। सबसे ज्यादा अगर ड्रग को यूज होता है आज के जमाने में तो वो है एस्पिरिन। तो ये सैलिसिलिक एसिड की प्रॉपर्टी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ रिएक्शन मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिए हैं। देन इसके बाद फिनॉल की एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रीमर-टीमन रिएक्शन। अजीबोगरीब नाम है, लेकिन रिएक्शन हमने इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, जब आप लोगों ने पढ़ा था हेलो ऑरियंस में, याद है, तब आप लोगों को ये रिएक्शन मैंने दिया था। तो रीमर-टीमन रिएक्शन क्या है, तो रीमर-टीमन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल की जो रिएक्शन है ये कैरी आउट करते क्लोरोफॉर्म के साथ, लेकिन क्लोरोफॉर्म के साथ कैरी आउट करते हैं इन अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से हम इस रिएक्शन को याद रखेंगे। मैकेनिज्म पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म मिलेगा। एंड क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या है या फिर अटैकिंग स्पीसीज क्या है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, तो ये मैं आपको अभी भी बता दूंगा। जब आप लोग फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे तो पहले क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड। देखो वी नो दैट सोडियम फिनॉक्साइड ऐसा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पेयरिंग को एक्टिवेट करेगा। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये रिएक्ट कर जाता है विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड यहां से लॉस होता है HCl। कैसे होगा सोचिए तो,
यहाँ पर है फिनॉक्साइड का ग्रुप, ठीक है, एंड यहाँ पर लग जाता है CHCl2, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो और यहाँ का एक क्लोरीन चला गया CHCl2। दिस इज प्रेफर्ड एज इंटरमीडिएट, इस रिएक्शन का ये इंटरमीडिएट माना गया। एंड इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग बाय एक्वस अल्कली, क्योंकि अल्कली तो प्रेजेंट है, तो आप लोग जरा सोचिए, ये जेमिनल डाइहाइड है एक एच कार्बन पे 2 क्लोरीन, और इसका रिएक्शन सर एक्वस अल्कली के साथ हो रहा है, तो क्लोरीन की जगह पे कौन आ जाएगा? OH ग्रुप। तो क्लोरीन की जगह पे OH ग्रुप आएंगे, तो आपको जो इंटरमीडिएट यहां पर मिलेगा, जो कंपाउंड यहां बनकर आएगा, वो तो ऐसा आ रहा है, ये देखिए। एंड वी नो दैट दिस कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि जेमिनल डायोल स्टेबल नहीं होते, तो इट विल लॉस व्हाट? वाटर। और जब ये वाटर लॉस करेगा तो ये ONA यहां पर डेवलप हो गया CHO। अब इसका एसिडिफिकेशन करिए, देखिए सॉल्ट का एसिडिफिकेशन करते हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो उसके पेरेंट्स एसिड एंड बेसिस वापस होते हैं। तो ये सॉल्ट है, इसका एसिड OH है एंड बेस क्या होगा? NaOH। ये जो कंपाउंड मिला दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलाल्डिहाइड, कॉमन नेम है इसका। एंड IUPAC नाम देखिए, ये पेरेंट है बेंजल्डिहाइड, दैट इज 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसे हम लोग कहेंगे। नाउ इस रिएक्शन में आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसका अटैकिंग स्पीसीज मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो इसका अटैकिंग स्पीसीज है ये कंपाउंड, ये स्पीसीज जिसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन, है बताया था। नाउ डाइक्लोरोकार्बिन क्या है? तो डाइक्लोरोकार्बिन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। जनरली इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, बट ये न्यूट्रल है। ये देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपने पास है, 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, लेकिन ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, क्योंकि 4 कार्बन के और 2 क्लोरीन के 6 है इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल है। रिमर टिमन रिएक्शन की अगर बात करें तो मैंने आपको यह समझाया था कि इफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड, सेम रिएक्शन, यही रिएक्शन अगर आप लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करते हो तो फाइनल प्रोडक्ट इज सैलिसिलिक एसिड। ये याद रखेंगे, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ऐसा कंपाउंड, तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, सोचना पड़ेगा ना। हाँ, इसका इलेक्ट्रोफाइल अगर हम लोग देखें तो इसका इलेक्ट्रोफाइल मिलता है CCl3, दैट इज ट्राइक्लोरोकार्बिन। ऐसा कुछ स्पीसीज का इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये फिनॉल की बहुत ही स्पेशल रिएक्शन है, दैट इज रिमर टिमन रिएक्शन। आप लोगों को ये ध्यान रखना है और इसकी तो अच्छी तैयारी करनी है। अब एक चीज और, रिमर टिमन रिएक्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों ने देखा है कि जब ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो जो मेजर प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो पैरा मिलते हैं, बट इन केस ऑफ रिमर टिमन रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट जो होता है, मेजर प्रोडक्ट वो होता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। सर व्हाई? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट कैसे मिला? देखो, हमें जो प्रोडक्ट मिला हुआ है बेंजल्डिहाइड ये है, और यहां पर क्या लगा है? OH। दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो जरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा ये स्टेबलाइज है, दैट्स व्हाई दिस इज मेजर प्रोडक्ट।